स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये हमारी 14th वीडियो है इस मार्केटिंग की सीरीज की। दोस्तों CMC मतलब कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है इस मार्केटिंग की सीरीज का, बिकॉज 10 कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वन बाय वन। दोस्तों विश्वास मानिएगा कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी प्लान करने में। आप कैसे टारगेटिंग कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को समझ सकते हो, कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपको इन चीज़ों की हेल्प मिलेगी, कैसे बिजनेस ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी, कैसे प्लान करना है, क्या क्या अलग अलग मीडिया मार्केटिंग के चैनल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हैं। तो ये वीडियो पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पूरी सीरीज देखिए, बिकॉज इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद अगर आप MBA नहीं भी हैं या आप इस फील्ड से नहीं भी हैं, तब भी आपके मार्केटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, जो कि आपको आपके बिजनेस में या डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और समझते हैं कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग के 10 कॉन्सेप्ट्स जिसको हम CMC कहते हैं, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये उसका पहला वीडियो है और ऐसे 10 वीडियो आएंगे इस सीरीज के अंदर, जिसमें आप अगर ये 10 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इससे हर एंटरप्रेन्योर को हेल्प होगी, जॉब करने वाले को हेल्प होगी, पार्ट टाइम जॉब करने वाले को हेल्प होगी, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको हेल्प होगी। बिकॉज कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आपके प्रिंसिपल्स, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स और आपके लॉजिक बेसिक्स को क्लियर करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पहला कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जो कि है नीड्स, वांट्स, डिमांड्स। जब भी दोस्तों हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज का क्लियर आइडिया होना चाहिए, जो भी हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है, वो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं या ऑडियंस है, उसकी नीड्स में आता है, वांट्स में आता है या डिमांड में आता है। तभी हम फर्दर उस प्रोडक्ट सर्विस को लेके आगे की स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं हम नीड्स क्या है। दोस्तों नीड्स वो बेसिक नेसेसिटीज या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फूड, एयर, वाटर, क्लोथ, शेल्टर और कुछ ह्यूमन नीड्स जैसे कि एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। तो इसको नीड्स बोला जाता है। अब हम आते हैं सेकंड वांट्स के ऊपर। दोस्तों वांट्स क्या है? वांट्स भी नीड्स हैं, मगर जब वो स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाइड करती है, किसी नीड को, तो उसको वांट बोला जाता है। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई कस्टमर को नीड है खाना खाने की, मगर वो चाहता है कि वो KFC का बर्गर खाए, तो उसको नीड नहीं वांट कहेंगे, बिकॉज उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वांट है कि उसको KFC का बर्गर खाना है। ऐसे अगर किसी को पानी पीने की नीड है, मगर उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है कि उसको बिस्लरी वाटर बॉटल का ही पानी पीना है, तो वो नीड नहीं कहलाएगी, वांट कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको नीड में और वांट में बहुत ही क्लियरिटी आ गई होगी कि नीड्स में कौन सी प्रोडक्ट सर्विसेज आती हैं और वांट्स में कौन से आते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है डिमांड्स। डिमांड्स दोस्तों वांट्स हैं अगर वो स्पेसिफिक पे बैक कैपेबिलिटी के साथ हैं। इसको मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल के संग समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, अब उन 100 लोगों की
वांट है, वो चाहते हैं कि BMW कार वो ले, मगर उसमें से सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं BMW कार लेना और साथ के साथ उनके पास पेइंग कैपेसिटी है, वो पैसा है कि वो BMW कार खरीद सके। तो दोस्तों, वांट एक चाहत हो सकती है, बट डिमांड एक वो चीज है जो अगर कोई चाहता है मगर चाहने के साथ साथ उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए वो पैसा खर्च करके उसको खरीदने की। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये 3 चीजों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज जो सेल करने जा रहे हैं वो नीड्स में आती है किसी की, या वांट्स में आती है, या डिमांड्स में आती है। उसी के हिसाब से आप अपनी फर्दर मार्केटिंग की प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो ये हमारा CMC कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का पहला वीडियो था जो कि नीड्स, वांट्स, डिमांड्स को क्लैरिफाई करता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है टारगेट मार्केट, सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान की अलग पसंद होती है, सबको अलग तरीके का खाना, रेस्टोरेंट्स, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स और मूवीज पसंद होती हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर कंपनी लॉन्च करना चाहती है तो उसको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो दोस्तों, मान लीजिए फरारी एक जो स्पोर्ट्स कार की कंपनी है, वो अगर अपना कोई नया मॉडल लॉन्च करना चाहती है तो वो सबसे पहले टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेगी। टारगेट मार्केट क्या है कि अगर वो स्पोर्ट्स मॉडल लेकर आ रही है कोई नया, तो वो देखेगी कौन सा देश, कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर उसको लॉन्च करना है, जो परफेक्ट है उसके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए। तो दोस्तों, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड होता है सेगमेंटेशन, कि जब वो किसी देश को या किसी पर्टिकुलर सिटी को उन्होंने चूज कर लिया तो वहां पर उनको ये देखना होता है कौन सा ऐसा कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का सेक्शन है या सेगमेंट है जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके उस प्रोडक्ट के लिए, कि मतलब वो उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है, वो उसको खरीदने की कैपेसिटी रखता है, तो वो उनके लिए ग्रेटेस्ट प्लेस होता है, वो सेगमेंट उनके लिए ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। अब दोस्तों, सेगमेंट के बाद आता है पोजीशनिंग। तो कोई भी कंपनी को डेवलप करना होता है एक मार्केट ऑफरिंग जो कि उनके टारगेट बायर्स के माइंड में एक ब्रांड की इमेज और पोजीशनिंग क्रिएट करे। जो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि फरारी कार है, तो जब कोई फरारी के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में आता है स्पीड, स्पोर्ट्स, पावर, लग्जरी। तो ब्रांड ने अपने आप को, अपनी ऑफरिंग को ऐसे पोजीशन कर रहा है कि उनको कार के साथ साथ स्पीड, स्पोर्ट्स, पावर, स्टेटस, कंफर्ट, लग्जरी मिल रही है। तो ये 3 चीजें मस्ट हैं, चाहे आप एक बड़े ब्रांड हैं, चाहे आप एक स्टार्टअप हैं। कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करने से पहले आपको उसके लिए परफेक्ट टारगेट मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें आपको अपना परफेक्ट सेगमेंट, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो चूज करनी पड़ेगी। थर्ड, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐसे पोजीशन करना पड़ेगा, ऐसे ऑफरिंग लानी पड़ेगी कि वो एक इमेज क्रिएट करे आपके टारगेट बायर्स के दिमाग में, एक ऐसा पोजीशन क्रिएट करे ताकि वो लोग उसको परचेज करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये 3 चीजों का महत्व, इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑफरिंग्स एंड ब्रांड्स के बारे में, जो कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में एक अच्छी ऑफरिंग की बहुत वैल्यू है,
इससे कंपनी की सेल्स और उसके कस्टमर्स के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो समझते हैं इसको। एन ऑफर इज अ सेट ऑफ बेनिफिट्स which a brand gives to their customers that satisfy their needs. And offering can be a combination of product, services, information and experience. इसको मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि कोई भी एक ऑफर कई बेनिफिट्स जो एक ब्रांड अपने कस्टमर्स को देना चाहता है उनकी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए उससे मिलके बना होता है। और जो ऑफरिंग है वो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। वो प्रोडक्ट के रूप में भी हो सकता है, सर्विस के रूप में भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी, एक्सपीरियंस भी, या उसका एक मिक्सचर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई ऑफर पैसे के रूप में ही होगा या वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में होगा, तो एक मिक्सचर भी हो सकता है। अब एक बहुत ही आसान इजी एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं रियल लाइफ का। मान लीजिए मेरे को एक लैपटॉप खरीदने हैं, तो मैं एक शोरूम में गया और वहां पर मैंने लैपटॉप देखना शुरू करा। तो वहां पर मैंने दो कंपनी के लैपटॉप देखे, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। दोनों लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, जो उसके अंदर बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो जो फीचर्स मिल रहे थे, वो ऑलमोस्ट सेम थे। और जो कंपनी ए का जो प्राइस था वो था 20,000 रुपीज, और जो कंपनी बी का लैपटॉप का प्राइस था वो था 24,000 रुपीज। अब जो कंपनी ए थी वो जो नॉर्मल बेनिफिट्स और ऑफर्स मिलते हैं, लाइक वारंटी एंड ऑन साइड उसकी सर्विसेज, उसके अलावा फ्री गिफ्ट्स हो गए, जो वो मिलते हैं वो मिल रहे थे ए कंपनी के पास भी। बट बी कंपनी भले 4,000 रुपए ज्यादा ले रही थी, बट वो मेरे को 1 साल वारंटी की जगह 3 साल की वारंटी दे रही थी, ऑन साइट सर्विस दे रही थी। कंपनी ए में मेरे को सर्विस के लिए लैपटॉप लेके जाना पड़ता, बट कंपनी बी में उनके इंजीनियर मेरे घर पर आके वो लैपटॉप को सही करते। उसके अलावा डिस्काउंट्स और छोटी मोटी मेरे को ऑफरिंग्स एक्स्ट्रा मिल रही थी। बट दोनों जो प्रोडक्ट्स थे सेम थे, फीचर्स सेम थे, बस ऑफरिंग्स का डिफरेंट था। मगर बी का प्राइस भी ज्यादा था, मगर मैंने फिर भी बी को चुना बिकॉज वहां पर मेरे को 3 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही थी। वहां पर कभी कोई सिस्टम खराब हो, मेरे घर पे आके वो मेरे को सर्विस दे रहे थे, और बहुत सारे ऐसे ऑफरिंग्स एंड डिस्काउंट्स मिल रहे थे जो मेरी कई चीज़ों को, नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे थे, मेरी हेडेक कम कर रहे थे, मेरी एनर्जी कम लग रही थी, मैं मोर सिक्योर था वहां पर। तो इसलिए मैंने उस स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग की तरफ ध्यान दिया और मैंने उसको चूज करा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर ऑफरिंग स्ट्रॉन्ग हो तो हम थोड़ा महंगा प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं, या अगर ऑफरिंग सेम हो, मान लीजिए एक पेटीएम है और बुक माई शो है, मेरे को मूवी की टिकट खरीदनी है, दोनों पे ही 150 रुपए की है। अगर मेरे को कहीं पर 5 रुपए कैशबैक भी एक्स्ट्रा मिलता है तो कस्टमर क्या होता है, उसकी तरफ चला जाता है। तो सेम प्राइस में भी अगर कहीं बेटर ऑफरिंग मिल रही है तो कस्टमर वहां जा सकता है, या अगर थोड़ा ज्यादा प्राइस देके बेस्ट ऑफरिंग मिल रही है तो भी कस्टमर वहां जा सकता है। तो आज की डेट में ऑफरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे हम ऑफलाइन सेलिंग की बात करें, चाहे हम ऑनलाइन सेलिंग की बात करें, चाहे हम स्टार्टअप कंपनी की बात करें, चाहे हम ब्रांड की बात करें। ऑफरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हर कंपनी के लिए। तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए जो आप अपनी ऑफरिंग बनाएं, उसको बहुत समझ के, कंपटीशन को देख के और बहुत बेहतर तरीके से बनाइए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केटिंग चैनल्स के बारे में, जो कि 4th टॉपिक है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। तो दोस्तों मार्केटिंग चैनल्स हेल्प करते हैं रीच करने में और टारगेट करने में मार्केट में। तो मार्केटर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं 3 तरीके के मार्केटिंग चैनल्स। वो तीनों चैनल्स मैं आपको बताता हूं। पहला है कम्युनिकेशन चैनल,
दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तीसरा है सर्विस चैनल्स। तो दोस्तों एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सी एक्टिविटीज कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विस चैनल्स में आती हैं। तो पहला, कम्युनिकेशन चैनल्स में टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑटो एड्स, इवेंट्स, पोस्टर्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, एसएमएस, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, पेड एड्स एक्सेट्रा। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करने में, एडवर्टाइज करने में, प्रमोशन करने में हेल्प करती है, वो कम्युनिकेशन चैनल्स में आती है। सेकंड दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करता है डिस्प्ले करने में, सेल करने में और डिलीवर करने में प्रोडक्ट सर्विसेज टू बायर्स और यूजर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरनेट, मेल, मोबाइल फोन एंड इनडायरेक्ट वे में है डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड एजेंट्स। तो दोस्तों जब कोई प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होती है तो उसको डिलीवर भी करा जाता है, तो उसके भी मीडियम्स होते हैं। अगर वो ऑनलाइन खरीदी गई है और ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो वो इंटरनेट, मेल, मोबाइल फोन्स के थ्रू डिलीवर करी जाएगी, और अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स के द्वारा डिलीवर करे जाते हैं। तो ये भी मार्केटिंग चैनल्स में से एक है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो मार्केटिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। थर्ड दोस्तों, सर्विस चैनल्स। These service channels support potential buyers. That's why marketers uses service channels. सर्विस चैनल्स का काम होता है सपोर्ट करना उन पोटेंशियल बायर्स को, तभी जो मार्केटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो सर्विस चैनल्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो इन सब का हेल्प से हम पोटेंशियल बायर्स को प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकते हैं और इनके सपोर्ट से मार्केटिंग और सेल्स इंक्रीज होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मार्केटिंग चैनल्स और उनके बेनिफिट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक के बारे में, जो कि है पेड, ओन्ड एंड अर्नड मीडिया। तो दोस्तों तीन तरीके के मीडिया होते हैं, हमें पता होना चाहिए वो क्या हैं और उनके क्या यूज हैं। तो दोस्तों पहला है पेड मीडिया, जिसके अंदर आता है टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, आउटडोर, ऑटो एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मार्केटर्स को या कंपनीज को पे करना होता है इस मीडिया के लिए हर बार जब भी वो एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या ब्रांड की। अब हम बात करते हैं सेकंड मीडिया के बारे में, जो कि है ओन्ड मीडिया। तो ओन्ड मीडिया है, इसके अंदर वेबसाइट्स आती हैं, कैटलॉग, ब्रोशर्स आते हैं, ब्लॉग, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड अदर्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो मीडिया है ये कंपनीज का अपना खुद का एसेट्स होता है। जैसे कि उन्होंने एक बार वेबसाइट बनाया तो वो उनका अपना मीडियम है, उसके लिए उनको हर बार किसी को पे नहीं करना। कैटलॉग्स उनका अपना एसेट होता है। ऐसे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, अकाउंट्स है, वहां पर वो अपने बारे में पब्लिश कर सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं। तो वो उनका अपना ओन्ड एसेट्स है, मीडिया है, जहां पर उनको किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं करना बार बार एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन डालने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड मीडिया के बारे में, जो कि है अर्नड मीडिया। दोस्तों ये ना पैसे देके होता है और ना ये कोई एसेट होती है। अगर कोई कंपनी अच्छा काम करती है, कोई कंपनी बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, तो उसके कस्टमर्स रिव्यूज देते हैं, मेंशंस देते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, रेफरल्स देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं, चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो ये सब आता है अर्न मीडिया में। तो अगर आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन
ब्रांड क्वालिटी काम करता है और वो कोई नए आइडियाज पे काम करता है जो कि पॉपुलर हो जाते हैं, तो अपने आप ही लोगों की रिकमेंडेशंस न्यूज़ में आने से, पब्लिसिटी होने से, वायरल होने से आपको बिजनेस में फ़ायदा होता है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होते हैं, आपकी कंपनी को ग्रोथ मिलती है। और वो सब कोई पैसा देने से नहीं होता, वो लोगों की वजह से और आपके किए गए काम और आपके नए आइडियाज़ की वजह से होता है। तो वो अर्न मीडिया है जो आपने कमाया। तो दोस्तों, 3 तरीके से मीडिया को हम यूज कर सकते हैं और 3 तरीके का मीडिया होता है, पेड, ओन्ड एंड अर्न। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 6 कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है इम्प्रेशंस एंड एंगेजमेंट। दोस्तों, जब हम इम्प्रेशंस और एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। दोस्तों, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी मीडियम जहां पर हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो वहां पर जो कंज्यूमर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो 2 चीज़ों से इंटरेक्ट होते हैं। पहला इम्प्रेशन, दूसरा एंगेजमेंट। हम समझते हैं इम्प्रेशन क्या है और एंगेजमेंट क्या है। मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं मोबाइल या लैपटॉप पे कुछ एड्स देखता हूं, तो मैं जब कोई भी चीज सर्फ कर रहा हूं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, मेरे सामने अचानक से कोई ऐड आ जाता है, तो दैट इज एन इम्प्रेशन। मान लीजिए फेसबुक पे जब हम सर्फ करते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, तो उस सामने स्पॉन्सर्ड ऐड आता है, और जब मैं उस स्पॉन्सर्ड ऐड को देखता हूं तो वो एक इम्प्रेशन है, मेरे को वो ऐड दिखा। मैं किसी न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखता हूं तो वो एक इम्प्रेशन है, वो मेरे को ऐड दिखा। तो किसी भी ब्रांड के लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये पहला स्टेज होता है कि कस्टमर उसके जो एडवर्टीजमेंट है उसके संग इंटरेक्ट हुआ, इम्प्रेशंस आए, तो उनको पता लगता है कि इस कम्युनिकेशन के थ्रू कितने इम्प्रेशंस उस ब्रांड को मिले जो उन्होंने पैसा खर्च करा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंगेजमेंट के बारे में। अब जब किसी भी कस्टमर ने ऐड देखा तो वो इम्प्रेशन हुआ, मगर अगर उस ऐड के ऊपर वो क्लिक करता है, वेबसाइट पे जाता है, या उस ऐड पे देख के कॉल करता है, या लाइक करता है, शेयर करता है, तो वो एंगेजमेंट हुआ। मतलब कस्टमर उस ब्रांड के प्रोडक्ट सर्विसेज के संग एंगेज हुआ, इंटरेक्ट हुआ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हर ब्रांड चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके ऐड देख के एंगेज हों और उनके प्रोडक्ट सर्विसेज के संग टाइम स्पेंड करें, एक्टिवली इन्वॉल्व हों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इम्प्रेशन क्या होता है और एंगेजमेंट क्या होता है इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और हर ब्रांड, हर कम्युनिकेशन का यही पर्पस होता है, इम्प्रेशंस और एंगेज करना अपने कस्टमर्स को। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7th टॉपिक के बारे में, जो कि है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। और ये कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो दोस्तों, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन क्या है? जब कोई बायर कोई ऑफरिंग चूज करता है या कोई प्रोडक्ट सर्विसेज चूज करता है, तो वो चाहता है कि उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले। वैल्यू मतलब उसको बेनिफिट मिले कॉस्ट में, या अदर टेंजिबल या इंटेंजिबल उसको बेनिफिट्स मिले। वैल्यू को, इस कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग में 3 फैक्टर्स में देखा जाता है: क्वालिटी, सर्विस, प्राइस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए 3 रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट ए, बी एंड सी। मैं रेस्टोरेंट ए में गया और वहां पर मैंने 1000 रुपए का खाना खाया। अब वहां पर जो वहां की क्वालिटी थी
या ओवरऑल जो वहां पर मेरे को एक्सपीरियंस था, जो वैल्यू थी, वो मेरे के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करी या फॉल हो गई। तो उस कंडीशन में मैं डिसअपॉइंटेड था। अब मैं सेकंड रेस्टोरेंट में जाता हूं और वहां पर मैं 1,000 रुपए का खाना खाता हूं। अब वहां पर दोस्तों जो मैंने पैसे खर्च करे उसकी मेरे को वर्थ और वैल्यू पूरी लगी कि हाँ, मैंने अगर जो पैसा खर्च करा है उससे मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो वहां पर मेरी एक्सपेक्टेशंस मैच हुई, वहां पर मैं सेटिस्फाइड था। अब दोस्तों मैं रेस्टोरेंट सी में जाता हूं और वहां पर मैंने 1,000 रुपए का खाना खाया। वहां पर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो मैच हुई और उसके अलावा वहां पर मेरे को और बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस और बेनिफिट्स मिले जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड करे या मेरे एक्सपेक्टेशन से भी हाई थे। तो वहां पर मैं डिलाइटेड मोड पे था। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने क्या देखा कि कंज्यूमर के अगर एक्सपेक्टेशन से शॉर्ट पड़े, फॉल हो, तो वो डिसअपॉइंटेड मोड में होता है। अगर उसको वैल्यू कंप्लीट मिले अपने पैसों की तो वो सेटिस्फाइड होता है, और अगर एक्सपेक्टेशन से अच्छा वैल्यू और क्वालिटी एक्सपीरियंस हर चीज मिले तो वो डिलाइटेड मोड पे रहता है, जहां पर एक वो लॉयल कस्टमर भी बन सकता है एक ब्रांड के लिए। तो वैल्यू और सेटिस्फेक्शन को इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं और हम बेस्ट वैल्यू ऑफरिंग क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड या डिलाइटेड मोड का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्लाई चेन के बारे में, और ये हमारा कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का 8वां वीडियो है। दोस्तों जब हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं या किसी बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए उस बिजनेस का कंप्लीट सप्लाई चेन क्या है। तो दोस्तों उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इस वीडियो में आपको कि सप्लाई चेन होता क्या है। दोस्तों एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन सप्लाई चेन। इस वीडियो में मैं एग्जांपल लेके चलूंगा कॉफी के बिजनेस का। तो सप्लाई चेन क्या है कि किसी भी बिजनेस के शुरुआत जहां से उसका बिल्कुल स्टार्टअप होता है और जहां पर उसका एंडिंग आता है, उसका पूरे साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो सप्लाई चेन कहलाते हैं। जैसे कॉफी के अंदर फार्म्स और हार्वेस्टिंग से कॉफी बीन्स प्रोड्यूस करी जाती हैं, जनरेट करी जाती हैं, वो उसका पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है। उसके बाद फार्मर्स उस बीन्स को ट्रेडर्स को बेचते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेचते हैं जहां पर उनका प्रोसेस होता है। तीसरे स्टेज में कॉफी को वॉश करा जाता है, ड्राई करा जाता है, पैक करा जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। शिपमेंट उसका करा जाता है, शिपमेंट के लिए पैक करा जाता है उसको। तो ये उसका थर्ड स्टेज होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज में ऑल्टरनेटिव जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और डिलीवर करा जाता है बीन्स को डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, मेट्रोस के अंदर। दोस्तों इसका फिफ्थ स्टेज जो फाइनल स्टेज होता है उसके अंदर कॉफी डायरेक्टली या तो कंज्यूम कर ली जाती है कंज्यूमर्स द्वारा या फिर रिटेल चैनल्स पे बेची जाती है। जैसे कैफे कॉफी डे हो गया, कोस्टा रिका हो गया, बरिस्टा हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉफी के आउटलेट्स हैं जहां पर वो सेल करी जाती है, या डायरेक्ट कंज्यूमर्स भी उस कॉफी को कंज्यूम करते हैं अपने घर पे। तो दोस्तों
ये जैसे एक पूरा का पूरा हमने सप्लाई चेन का साइकिल समझा, वैसे आप कभी भी कोई बिजनेस करें, कोई बिजनेस की शुरुआत करें, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि उस बिजनेस के शुरुआत से लेके अंत तक क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे वो बिजनेस फंक्शन करता है, कैसे वो इंडस्ट्री काम करती है, जिससे कि आप और स्ट्रांगली अपने बिजनेस को शुरू कर पाएँ और उसको कामयाबी तक पहुंचा पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सप्लाई चेन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 9th पॉइंट कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का, जो कि है कंपटीशन, यानी कि कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों जब कोई आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप कॉम्पीट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स देखना और उस मार्केट के ऊपर पूरी नजर बनाए रखना। तो दोस्तों एवरी बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस हैज टू फेस कॉम्पिटिटर्स और competition in market. Every marketer must keep regular watch on their competitors and their product services offerings to keep themselves ahead or competitive. तो दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरा वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है और मैं मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, ज़्यादा लीड्स चाहता हूँ, ज़्यादा सेल्स चाहता हूँ, तो मेरे को हम मेरी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरी जो इंडस्ट्री है, उनके चाहे एड्स हों, चाहे उनकी वेबसाइट्स हों, चाहे उनके प्रमोशंस के तरीके हों, उनकी स्ट्रेटजीज हों, वो क्या नया ला रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे कंटिन्यूसली एक नज़र बनाए रखनी होती है और अपना कुछ ना कुछ नया मैं तभी अपडेट कर पाऊंगा और मैं कुछ बेहतर लेकर आ पाऊंगा जब मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर्स की, मार्केट की और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी और अवेयर होऊंगा। तो दोस्तों बिना कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटर्स के आप अच्छी ऑफरिंग नहीं बना सकते हो, बिकॉज जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप अच्छी ऑफरिंग नहीं बनाओगे, अच्छी ऑफरिंग नहीं बनाओगे तो आप ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे या आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव रहना और कॉम्पिटिटर्स पे ज़रूर नज़र बनाए रखना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10th और लास्ट कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का पॉइंट, जो कि है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। दोस्तों हर कंपनी दो तरीके के एनवायरनमेंट्स को मेंटेन करती है, एक टास्क एनवायरनमेंट और दूसरा ब्रॉड एनवायरनमेंट। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा टास्क एनवायरनमेंट क्या होता है और ब्रॉड एनवायरनमेंट क्या होता है, और हर कंपनी को, हर मार्केटर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इनके बेसिस पे वो अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने चाहिए। तो टास्क एनवायरनमेंट होता है दोस्तों, इसमें उन सब लोगों को एंगेज करा जाता है या वो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं जो चीज़ें कंपनी के लिए प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जैसे कि कंपनी के वो सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब उसके टास्क एनवायरनमेंट में आते हैं। एक कंपनी के विद इन जो लोग काम कर रहे हैं, जो उससे जुड़कर काम कर रहे हैं, वो सब कंपनी के टास्क एनवायरनमेंट में आते हैं। और एक कंपनी तभी ग्रो कर सकती है जब उसका जो टास्क एनवायरनमेंट में जुड़े हुए लोग हैं वो सब हैप्पी हैं, वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन सब लोगों के बीच में तालमेल है। तो टास्क एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना हर कंपनी और हर मार्केटर को देखना ज़रूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड, जो कि है ब्रॉड एनवायरनमेंट। ब्रॉड एनवायरनमेंट क्या होता है? ये 6 कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है। पहले मैं आपको 6 कंपोनेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। जो पहला कंपोनेंट है वो है दोस्तों डेमोग्राफिक्स एनवायरनमेंट। सेकंड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। थर्ड है
सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, फोर्थ है नेचुरल एनवायरनमेंट, फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सिक्स्थ है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब दोस्तों जो ब्रॉड एनवायरनमेंट है वो कंपनी के अपने बस में या उससे कनेक्टेड नहीं होता। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी है, चाहे वो अपने खुद के देश में काम कर रही है, अगर वो मान लीजिए दिल्ली में काम करती है और उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं अपने बिजनेस को किसी और स्टेट में लेकर जाऊं, जम्मू कश्मीर में लेकर जाऊं, तो उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी और इंडिया की कंपनी चाहती है कि मैं यूएस में अपने आप को सेटअप करूं या फिर मैं किसी और कंट्री में सेटअप करूं, तो उसको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी जो ब्रॉड एनवायरनमेंट में आती है, कि वो उसका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड उस कंट्री के अंदर क्या डेमोग्राफिक्स है, मतलब किस उम्र के लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मेल फीमेल जेंडर उन सब के ऊपर उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज हर कंट्री का जो डेमोग्राफिक्स होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे ही दोस्तों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर कोई कंट्री आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में अपना लॉन्च करने जा रहे हो वो इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है, वहां पर कितनी जनसंख्या है जो उसको इकोनॉमिकली अफोर्ड करती है अपने आपके प्रोडक्ट्स को। या दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अब बहुत सारी कंट्रीज का, हर कंट्री का अपना एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, एक कल्चर होता है उनका अपना, तो उसके मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए भी आपको चीज़ों में प्रोडक्ट सर्विसेज में बदलाव करने पड़ते हैं या उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप करनी पड़ती है, बिकॉज सोशल और कल्चर हर कंट्री का बहुत अलग होता है और उसके हिसाब से ही आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। फोर्थ दोस्तों नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि वहाँ का नेचर है हर कंट्री का। कोई देश बहुत गर्म है, कोई देश बहुत ठंडे हैं, कोई देशों में बारिश ज़्यादा होती है, तो आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है और वो किस कंट्री में आपको नेचर से सूट करता है, किससे सूट नहीं करता है, तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से। फिफ्थ दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हर कंट्री का अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, कोई बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांस है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में वीक है, कोई ओके ओके है। तो आपका प्रोडक्ट अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब जो दोस्तों सिक्स्थ जो पॉइंट आता है वो है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज किसी भी देश में आप तभी बिजनेस कर सकते हो जब आपको वहाँ पर पॉलिटिकल और लीगल, वहाँ की फॉर्मेलिटीज, वहाँ की चीज़ों पे, और हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज हैं, अपने कायदे कानून हैं, अपने नियम हैं, तो उनके बेनिफिट्स या उनके डिसएडवांटेजेस आपको देखने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रॉड एनवायरनमेंट के अंदर जो हर कंपनी को किसी भी अलग शहर में या किसी अलग देश में अपने आप को लेकर जाने से पहले, स्टेब्लिश करने से पहले इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है। चाहे छोटे लेवल पे काम है चाहे बड़े लेवल पे, अगर आप अपने कंपनी का टास्क एनवायरनमेंट जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें लोग हैं, और आप ब्रॉड एनवायरनमेंट पे अगर R&D रिसर्च नहीं करते हो, सही से आप चीज़ों को नहीं करते हो, देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में लॉस दे सकती हैं। तो मार्केटर्स का यही काम होता है, पूरा एनालिसिस और सारी चीज़ों को देखना। कंपनीज को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने CMC कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं या IT सर्विसेज लेना चाहते हैं या आप मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अपने बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग के किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं या आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमसे कनेक्ट करने के लिए। और दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप हमारे संग कनेक्ट हो सकते हो, ताकि वहां पर भी आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले हमारे थ्रू। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।